वेलकम फ्रेंड्स। हमारा आज चल रहा है ये ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। और हम आज इसमें देखने वाले मेजर पोर्ट्स के साथ एयरवेज, उसके पास ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये सारा टॉपिक देखने वाले हैं। और आज ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो टेक्स्ट बुक की अगर हम देखें, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। मेजर सी पोर्ट्स कौन से हैं, उसके बाद एयरवेज, फिर कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड। ये सारी चीजें हम आज इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। चलते हैं हमारे पीपीटी पे। तो मेजर सी पोर्ट्स मतलब वो जगह समुद्र के किनारे पे जहाँ पे बड़े बड़े शिप आते हैं और जाते हैं। तो ये हमारे पास गूगल अर्थ है। हम यहाँ पे एक शिप देखते हैं, सॉरी शिप पोर्ट, कांडला पोर्ट, गूगल ऑलरेडी टाइप है यहाँ पे। लेट्स सी वेयर इज द कांडला पोर्ट। ये है कांडला पोर्ट। मैं आपको फिर एक बार जूम आउट करता हूँ और जूम इन करके बताऊंगा। ये हमारा पैरा इंडिया, ठीक है। अब कांडला पोर्ट जाने के लिए हमें गुजरात के कच्छ में जाना पड़ेगा। ये है कांडला पोर्ट, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे पोर्ट। ये है यहाँ पे पोर्ट, कांडला पोर्ट, जिसका नाम है दीनदयाल पोर्ट। बहुत सारे शिप्स यहाँ पे खड़े। जब भी गूगल ने फोटो खींचा होगा तब से लेके यहाँ पे बहुत सारे शिप्स है, काफी अंदर तक। देखे थे, बहुत लंबा है, पता नहीं कितने किलोमीटर लंबा है ये, बहुत बड़ा है कांडला पोर्ट। थोड़ा और जूम करके देख लेंगे। यहाँ पे इस शिप में ये देखो, ये बड़ा शिप दिखाई दे रहा है, बहुत नजदीक है। यहाँ पे देखो ट्रक्स भी दिखाई दे रहे, कितने ट्रक्स की लाइन है। 30-40 ट्रक तो शायद इसमें आ जाएंगे। ट्रक्स ही है ना, हाँ ट्रक्स ही दिखाई दे रहे, करेक्ट। ये है कांडला पोर्ट। उसके बाद हम दूसरा पोर्ट देखेंगे, एम यू एम बी आई मुंबई पोर्ट। पोर्ट ये रहा, मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये एक दूसरा पोर्ट है। शिप्स कहाँ है, ये देखिए, ये शिप है यहाँ पे, मुंबई पोर्ट। ये शिप्स है। ठीक है, ये हमने दो पोर्ट देख लिए। जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम पोर्ट्स देखने के लिए जरूर आएंगे। तो हमारे पास टोटल कितने पोर्ट्स हैं? 12 मेजर बड़े पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं। और इंडिया का जितना व्यापार विदेशों के साथ होता है, 95% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है, पोर्ट्स के थ्रू होता है। तो ये पोर्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो 12 पोर्ट्स हमारे पास है ना, उसमें से ईस्ट में, जस्ट मिनट, ईस्ट में ये 6 पोर्ट्स है। अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करें, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड टुटिकोरिन। और वेस्ट में है कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मरमगांव, मैंगलोर एंड कोच्चि। तो एक एक पोर्ट्स को हम बड़े डिटेल में देखेंगे। कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मरमगांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, टुटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया एंड कोलकाता। ये हमारे मेजर पोर्ट्स। एक एक पोर्ट्स के बारे में, सभी 12 पोर्ट्स के बारे में हम देखेंगे और सबके मेन पॉइंट्स क्या क्या है वो देखेंगे। तो फर्स्ट, इंडिया में आप आजादी के बाद सबसे पहला जो पोर्ट बना, वो बना कांडला पोर्ट। इसकी वजह क्या थी? आजादी के पहले हमारे पास मुंबई और कराची दो पोर्ट थे। उस समय ना, आज का पाकिस्तान इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री का माना जाता था हमारा। तो कराची भी हमारे पास था, मुंबई भी हमारे पास था, और दोनों पोर्ट बड़े अच्छा एरिया मैनेज करते थे, बहुत लोड मैनेज करते थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। और पार्टीशन के बाद तो कराची पाकिस्तान में चल गया, तो हमारे पास बचा मुंबई पोर्ट। तो सारा इंडिया का वेस्टर्न साइड का जितना बिजनेस था, नॉर्थ वेस्ट का पूरा बर्डन मुंबई पे आ गया। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने लगा, तो उसको कम करने के लिए, कराची पोर्ट की भरपाई करने के लिए, हमने कांडला पोर्ट गुजरात में कच्छ रीजन में बनाया। ठीक है। तो ये टाइडल पोर्ट होता है। टाइडल पोर्ट का मतलब ये हाई टाइड लो टाइड पे डिपेंड करता है। मतलब जब हाई टाइड आती है तो शिप्स अंदर आते हैं, और जब लो टाइड आती है तो शिप पोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। इससे शिप की एनर्जी बचती है, कम खर्च में काम होता है। और कौन कौन सा माल ट्रांसफर होता है इससे? ग्रेनरी, अनाज, गेहूं, चावल जो भी है। और ये किस एरिया को सर्व करता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, मतलब वेस्ट के। एक बार ठीक है, हम गूगल मैप पे जाके देखते हैं। ये गूगल मैप, अगेन जूम आउट करना पड़ेगा। अभी हम हमारे लोकल शहर चंद्रपुर में, गो बैक। ये इंडिया, ये है यहाँ पे कांडला पोर्ट, समवेयर हियर इज द कांडला पोर्ट। तो गुजरात को मैनेज करेगा, गुजरात के ऊपर का राजस्थान को मैनेज करेगा, पंजाब को मैनेज करेगा, हरियाणा को मैनेज करेगा। ये जो इतना एरिया है,
जहाँ पे समुद्र नहीं है तो वो हम कांडला पोर्ट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा इतना ही है कांडला पोर्ट के बारे में। तो दूसरा पोर्ट हमारा कौन सा है? मुंबई पोर्ट। इट इज द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। एंड इट हैज स्पेशियस, नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। हार्बर मतलब जहाँ पे शिप रुकते हैं ऑब्वियसली। और ये वेल शेल्टर्ड, वेल शेल्टर्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसकी लोकेशन भी देख लो, ये है मुंबई की लोकेशन। वेल शेल्टर्ड का मतलब है वेदर फिनोमिना से अगर आपका शिप यहाँ पे मुंबई पोर्ट में है तो प्रोटेक्टेड है। वेदर जो हम बहुत तूफान आ जाए या बारिश आ जाए या कुछ वेदर प्रॉब्लम से आपका पोर्ट बचेगा। दूसरा अगला पोर्ट है हमारा जस्ट साउथ ऑफ मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इट वाज प्लान टू डीकंजेस्ट मुंबई पोर्ट और सर्व एज द हब ऑफ दिस रीजन। मुंबई पोर्ट में ऑलरेडी बहुत बर्डन हो गया था कराची के जाने के बाद, तो हमने कांडला बनाया। फिर भी थोड़ा और कम करना चाहिए था, ट्रैफिक अभी भी ज्यादा था, तो उसको और ज्यादा कम करने के लिए साउथ में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया। अरे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। उसके बाद तीसरा आता है गोवा के पास मार्मागांव पोर्ट। ये महाराष्ट्र के साउथ में गोवा के पास। और हमने देखा ना एक आयरन ओर बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा आयरन ओर बेल्ट है जहाँ पे लो क्वालिटी आयरन ओर मिलता है। और वो आयरन ओर मार्मागांव पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। और इंडिया से जितना भी आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है 50% आयरन ओर तो सिर्फ मार्मागांव पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है। ये इसकी क्वालिटी मतलब स्पेशलिटी, हर पोर्ट की कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी है। जब आप याद रखोगे तो एग्जाम में आपको हिंट के तौर पर भी काम आ सकता है मैथ क्वेश्चन में। तो मारामागांव पोर्ट की क्वालिटी क्या है? 50% जितना आयरन ओर इंडिया से एक्सपोर्ट होता है 50% तो मारामागांव से होता है। मुंबई हमने कांडला देख लिए, मुंबई देख लिए, जवाहरलाल नेहरू देख लिए, मारमागांव देख ली। अब अगला है न्यू मैंगलोर पोर्ट। और ये है न्यू मैंगलोर पोर्ट। अगर उसकी लोकेशन देखने की बात करें तो ये है लोकेशन ऑफ द न्यू मैंगलोर पोर्ट। कर्नाटका में है। कर्नाटका में बहुत ज्यादा आयरन ओर डिपॉजिट है। हमने आयरन ओर बेल्ट देखे, बेल्लारी, तुमकुर, चित्रदुर्ग एंड चिकमंगलुर बेल्ट, आयरन ओर बेल्ट। और इस आयरन ओर बेल्ट में एक माइन है कुद्रेमुख माइन, जो कि कर्नाटका में अरेबियन सी के नजदीक है। तो कुद्रेमुख माइन से जितना आयरन ओर निकलता है सबका सब एक्सपोर्ट होता है। और वो कहाँ से ऑफकोर्स होता है? मैंगलोर पोर्ट से, स्लरी के रूप में कुद्रेमुख से कोस्टल एरिया तक आता है, पोर्ट तक आता है, फिर वहां से ही एक्सपोर्ट होता है न्यू मैंगलोर पोर्ट से। देन वेस्टर्न साइड का लास्ट पोर्ट इज द कोची और कोचीन पोर्ट। इट इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट, ऑब्वियसली साउथ में है और वेस्ट में, साउथ वेस्ट का लास्ट पोर्ट है। और साउथ ईस्ट का लास्ट टुटिकोरिन होगा। लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून विद अ नेचुरल हार्बर। एक लगून के पास है, लगून मतलब एक छोटा तालाब जो कि बड़े वाटर बॉडी के नजदीक होता है, उसे लगून कहा जाता है। चलिए लगून के नजदीक कैसे, इसको देखने के लिए हम अर्थ पे जाते हैं, गूगल अर्थ पे। तो वापस जाएंगे, हमें कौन सा पोर्ट देखना है? कोची पोर्ट। कोची, नवी मुंबई से निकल रहे हैं अभी हम आउट। कोची, ये कोची पोर्ट। कोची पोर्ट एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे। ये देखिए ये पूरा अरेबियन सी है। थोड़ा सा और जूम करते, थोड़ा और जूम करते इसको, तो यहाँ पे एक तालाब जैसा है। ये छोटी वाटर बॉडी है और ये बड़ी वाटर बॉडी के नजदीक है, तो ये है लगून। और इट हैज अ नेचुरल हार्बर। नेचुरल हार्बर कुदरती तौर पे पार्किंग की जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे शिप्स पार्क हो सकते हैं। शिप पानी से यहाँ से आराम से अंदर आ जाएंगे और यहाँ सेफ रहेंगे। तो तूफान वगैरह आए तो अगेन शिप सेफ रहेंगे। सच में यहाँ पे शिप पार्क होते हैं? तो जूम करके देखते हैं। फिलहाल तो ये खाली दिखाई दे रहा है, पर पार्किंग की जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे बनाया गया पार्किंग है। हाँ ये है शिप्स। थोड़े और जूम करें तो ये सब देख पाएंगे। ये कोचीन, यहाँ पे भी कुछ एरिया दिख रही है, साउथ कैनल बर्ग कहाँ तक है। जरूर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पार्किंग की व्यवस्था होगी। यहाँ से शिप बाहर आ जाएगा। तो ये है हमारा कोचीन पोर्ट, जो वेस्ट में साउथ का सदर्न मोस्ट पार्ट है, वेस्ट में। कोचीन के बारे में देख चुके हैं। नेचुरल हार्बर हमने जगह देख लिया, पार्किंग के लिए बेस्ट है। अब आते हैं हमारे अगले पोर्ट पे जो कि टुटीकोरी है। अगेन ईस्ट का सदर्न मोस्ट पार्ट है, इट इज एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट। साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑब्वियसली लोकेशन ही हमें दिखा रही है कि साउथ ईस्टर्न पोर्ट है ये। इट हैज, दिस पोर्ट हैज अ नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड।
रिच इंटरलैंड मतलब नेचुरल हार्बर तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। नेचर ने उस जमीन को ऐसा बनाया है कि समुद्र के नजदीक बहुत आराम से कंफर्टेबली शिप आके पार्क हो जाए और शिप प्रोटेक्टेड भी रहे। नेचुरल हार्बर। हिंटरलैंड किसी शिप के आसपास जो शहर होता है ना उसे हिंटरलैंड कहा जाता है। या फिर किसी मेन बस्ती से दूर एक छोटी बस्ती है वो भी हिंटरलैंड होती है। और यहाँ पे पोर्ट के नजदीक का शहर उसे हिंटरलैंड कहा जाता है। और ये रिच हिंटरलैंड है मतलब अच्छा खासा घनी बस्ती है यहाँ पे। इट हैज अ फ्लरिशिंग ट्रेड हैंडलिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोस। जहाज पानी के जहाज से जो माल आता जाता है ना उसे कार्गो कहा जाता है। और कौन से श्रीलंका मालदीव जो हमारे पड़ोसी है उनके साथ माल का आवागमन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहीं से होता है। और इंडिया के बाकी शहरों में भी माल यहाँ से भेजा जाता है। अब हमारा अगला है चेन्नई पोर्ट। नाउ इसके बारे में क्वालिटी क्या है, इट इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन द कंट्री। अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया होगा। वैसे भी यूरोपियंस इंडिया में साउथ से सबसे पहले आए थे। तो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। और जहां तक कितना माल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है दूसरे नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे कौन सा आता है, मुंबई। जितने माल का इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है टोटल 95% तो कोस्टल एरिया मतलब वाटरवेज के थ्रू होता है। और उस वाटरवेज में भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट मुंबई का है और सेकंड चेन्नई का है। के बाद अगला नंबर आता है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पोर्ट का। ये विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा डीप और लैंड लॉक्ड पोर्ट है एंड वेल प्रोटेक्टेड। लैंड लॉक मतलब जमीन के नजदीक है। चलो इसकी लोकेशन बताता हूँ ये कैसे जमीन के अंदर है। ये गूगल अर्थ हमें देखना है विशाखापट्टनम पोर्ट। ये आ गया विशाखापट्टनम पोर्ट में। इससे पहले कि हम पोर्ट देखें मैं एक बार आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसकी लोकेशन पहले देख लें। ये देखिए ये लोकेशन आंध्र प्रदेश। अब हम जूम करके विशाखापट्टनम पोर्ट की तरफ जाएंगे। ये देखिए ये ओशन है, बे ऑफ बंगाल है। यहाँ से हल्की सी नदी जाती हुई दिखाई, नदी नहीं है ये असल में पानी ही है। पोर्ट का पार्ट है। ये देखो पोर्ट कैसे अंदर आ रहा है। शिप यहाँ पे शिप के लिए कुछ इंतजाम किए गए। ये एक शिप है। अब यहाँ से शिप अंदर भी आएगा वाइजैक पोर्ट। और अंदर आना पड़ेगा हमें और अंदर आना पड़ेगा। अब जाके हमें यहाँ पे जो भी शिप्स दिखाई देगी ये देखें दिखाई दिए शिप्स। और ये शिप्स देखो मेरा माउस उसी के ऊपर है शिप्स के ऊपर। इट्स नॉट जूमिंग आउट। ये देखिए यहाँ पे है और इतने शिप तो लैंड लॉक पोर्ट है। ये जमीन से घिरा हुआ है। एक आराम छोटा सा रास्ता है इसके थ्रू शिप्स बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज लैंडलॉक्ड पोर्ट। एंड इसका मतलब देखो यहाँ पे हमने देखे एक आयरन ओर बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट आयरन ओर का एक बेल्ट है ये। और यहाँ से जो आयरन ओर निकलता है वो साउथ कोरिया और जापान एक्सपोर्ट किया जाता है। और वो एक्सपोर्ट होता है विशाखापट्टनम पोर्ट से। आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम आते हैं पारादीप पोर्ट जो कि ओडिशा में है। स्पेलिंग ये पीपीटी पहले बनाया था तो ओडिशा लिखा और आज इसकी ऑफिशियल स्पेलिंग है ओडिशा। So this is also dedicated to export of iron ore. Then Kolkata port. Paradeep, this is Kolkata port. So it is an inland riverine port. Inland riverine port मतलब ये भी नदियों से कनेक्टेड है। नदियां बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट होती है। जैसे हमने विशाखापट्टनम में देखा इसमें भी शिप्स काफी अंदर तक आ जाते हैं। शायद कोलकाता शहर तक आ सकते हैं। और इसका भी बहुत बड़ा इंटरलैंड है। ऑफकोर्स कोलकाता इंडिया का एक मेट्रो सिटी है। इंटरलैंड रिच इनलैंड रिवर। चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे कोलकाता पोर्ट अंदर तक आता है। देखो कितने अंदर दिखा रहा है कोलकाता पोर्ट। जस्ट थिंक अबाउट इट। ओशन यहाँ पे, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे, कितना किलोमीटर अंदर आ रहा है ये। ऑब्वियसली इसको नदियों के थ्रू आ रहा है। ये रहे शिप्स दिखाई दे रहे हैं। ये बड़े बड़े शिप्स हैं। दिस इज अगेन अ शिप। इतना जूम हो गया कि हमारी एक स्क्रीन में नहीं आ रहे हैं। ये सामान्य कार्गो जो आ रहा है शिपमेंट और बाहर आने के लिए ये उसका रास्ता है। ये नदी है हुगली नदी। यहाँ से आते हुए फिर इस नदी से होते हुए वो आ जाएंगे हुगली रिवर से होते हुए बे ऑफ बंगाल में।
रिच हिंटरलैंड, बड़े शहर, कोलकाता जैसा बड़ा शहर यहाँ पे है। ये भी टाइडल पोर्ट है, मतलब शिप आने जाना डिपेंड करता है हाई टाइड लो टाइड के ऊपर। पर क्योंकि नदी का पोर्ट है तो उसमें ड्रेज ड्रेजिंग करनी पड़ती है। ड्रेजिंग मतलब जब नदियाँ आती है तो अपने साथ सिल्ट लेके आती है, वो सिल्ट जमा कर देती है यहाँ पे। वो हमें बार बार इसके रास्ते में से वो मिट्टी निकालनी पड़ती है, इसे गहरा बनाते रहना पड़ता है। और आखिर में हमारा पोर्ट पोर्ट है हल्दिया पोर्ट। इसको भी जैसा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बनाया गया मुंबई पोर्ट का ट्रैफिक रिड्यूस करने के लिए, हल्दिया पोर्ट भी सपोर्ट करने के लिए बनाया गया कोलकाता पोर्ट को। तो यहाँ पे हमारे सारे पोर्ट खत्म हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एयरवेज के बारे में। क्या एडवांटेज है एयरवेज के? एयरवेज का एडवांटेज है कि वो जितना भी हम ट्रैवल करते हैं सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत कंफर्टेबल, हर तरह की लग्जरी यहाँ पे मिलती है। और दूसरा, इंडिया जैसे देश में ट्रेन से ट्रैवल किए ये अपने आप में एक लग्जरी है। हम अगर ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, ज्यादातर लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके लिए प्लेन में ट्रैवल करना बहुत नॉर्मल सी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके लिए प्लेन ट्रैवल एक लग्जरी है। और अगर प्लेन में ट्रैवल करते तो डेफिनेटली सेल्फी खींच के प्लेन के अंदर की बाहर की अपने स्टेटस पे लगाएंगे या सोशल मीडिया में वायरल करेंगे, बिकॉज इट्स अ स्टेटस फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। इसका एडवांटेज क्या है? ये हर तरह के लैंड को कवर करता है, चाहे आपको बड़े बड़े माउंटेन्स कवर मतलब क्रॉस कर रहे हो, बड़े बड़े डेजर्ट क्रॉस कर रहे हो, जंगल्स क्रॉस कर रहे हो, या फिर ओशंस, हर तरह के लैंडफॉर्म को इससे हम क्रॉस कर सकते हैं। अब एयर ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? 1953 से। सबसे पहले एयरलाइंस इंडिया में स्टार्ट किए थे टाटाज ने। टाटा ने, क्या नाम था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा है। टाटा ने स्टार्ट किए थे, टाटा फैमिली ने स्टार्ट किया सबसे पहले। और इंडिया में कितने एयरपोर्ट एयरलाइंस हैं? बहुत सारे हैं। टाटा एयर, एयर इंडिया, अभी ये पहले सरकारी हुआ करता था, अभी इसे टाटा ने खरीद लिया, टाटा ग्रुप ने। एंड दिस इज विस्तारा एयरलाइन, अगेन द ओनर ऑफ विस्तारा एयरलाइंस इज टाटा ग्रुप। अब उसी टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया भी खरीद लिया है। उसके अलावा इंडिगो है, जेट एयरवेज है, और पता नहीं बहुत सारे एयरलाइन, एयर एशिया है, बहुत सारे एयरलाइंस अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। तो इंडिया में इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाई आपको करना है, लॉट्स ऑफ ऑप्शन आर अवेलेबल। और दोनों ऑप्शन है, कौन से? शेड्यूल्ड एंड अनशेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड मतलब प्लानिंग के हिसाब से चलने वाले, जैसे आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, एक हफ्ते बाद जा रहे हैं, अभी जाओ टिकट बुक कर लो, पर आपको पहले टिकट बुक करनी पड़ेगी। और वो आपका पर्सनली होगा, आपके जैसे कई पैसेंजर्स में जाएंगे, काइंड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाई क्वालिटी लग्जूरियस पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर आप अमीर हो, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, बैंगलोर जाना है, और टाइम मतलब आप किसी के लिए वेट नहीं करना चाहते, तो ठीक है, आपके पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं तो प्राइवेट चार्टर प्लेन बुक कर लो। एयरपोर्ट पे खड़ा है, जब आपको जाना है घर से निकलो। जैसे कभी हम दूसरे शहर जाना है, कार नहीं है हमारे पास, ये कार खराब हो चुकी है, हम कार रेंट पे ले लेते हैं, कार वाला हमें बिठाता है, जगह छोड़ता है, फिर लेके आ जाता है। उसी तरह लोग, अमीर लोग जेट रेंट कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है अनशेड्यूल्ड। साथ ही साथ ये पुरानी बात मैंने हटा दी है, पहले एयर इंडिया के साथ साथ एयर इंडिया थी जो इंटरनेशनल, जब सरकारी थी, इंटरनेशनल मैनेज करती थी। और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए एक गवर्नमेंट की दूसरी कंपनी थी, उसका नाम था इंडियन एयरलाइंस। बाद में इंडियन एयरलाइंस को 2011 में मर्ज कर दिया गया एयर इंडिया के साथ, या बोले हटा दिया गया, एयर इंडिया ही दोनों मैनेज करेगी। खैर अब तो एयर इंडिया भी गवर्नमेंट के पास नहीं है, टाटा ग्रुप के पास आ चुका है। उसी तरह एक और कंपनी है पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। ये आपको हेलीकॉप्टर किराए से देती है, अगर आपको चाहिए हेलीकॉप्टर से कहीं जाना है, मुश्किल जगह जाना है, जल्दी जाना है, तो अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप पवन हंस कंपनी से हेलीकॉप्टर किराए से ले सकते हैं, जैसे कार रेंट करते हैं उसी तरह। और इसका सबसे बड़ा कस्टमर कौन है पवन हंस का? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एक सरकारी कंपनी है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डील करती है। और इनको मुश्किल जगह पे जाना पड़ता है, समुद्र में जाना पड़ता है, बार बार आना जाना पड़ सकता है, प्लेन टेक ऑफ लैंडिंग हो नहीं सकती इसी जगह पे, तो वो हेलीकॉप्टर किराए से लेते हैं। और नॉर्थ ईस्ट जैसे एरिया में सस्ते रेट्स में भी एयर ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवा दिया है। इतना ही था। अब कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन मतलब क्या? अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना कम्युनिकेशन है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, हमारे बीच में भी कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं यहाँ से अपनी जगह बैठे हुए बात कर रहा हूँ, और आप इतने सारे लोग, मल्टीपल लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तो ये मास कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन प्राचीन समय से, हजारों सालों से कम्युनिकेशन का हिस्ट्री दुनिया में चलता आ रहा है।
पहले इसका सुनो सुनो सुनो, सभी लोगों को बताया जाता है। राजा का एक बंदा आता था, किसी चौराहे पे खड़ा हो जाता, जोर जोर से ढोल बजा रहा था और ढोल को सुन के लोग आते थे और वो राजा का मैसेज देके निकल लेता था। फिर सम्राट अशोक ने ये कल्चर स्टार्ट करने तक पहले से था, सम्राट अशोक ने इसको बहुत वाइड स्केल पे किया। जब उन्होंने वायलेंस छोड़ दिया सम्राट अशोक ने, तो उन्होंने अपने पीसफुल मैसेजेस जनता को बताने के लिए पत्थरों पे इनग्रेव करवा दिए और वो पत्थर अपने पूरे साम्राज्य में जगह जगह खड़े करवा दिए। ये एक तरीका है। पोस्टमैन बड़े कॉमन है और वायरलेस या वायर्ड मैसेज भेजने का तरीका, ये पुराने तरीके डेवलप होते चले जा रहे हैं। लेकिन आज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत रफ्तार से बढ़ चुकी है। ये देखो इस तरह के, शायद ही पता नहीं आप लोगों ने देखे भी नहीं देखे, आपके पेरेंट्स ने जरूर इस तरह के टेलीफोन देखे, रेडियो देखे, इस तरह के टीवी देखे। पेजर, पेजर भी शायद आप लोगों ने यकीनन नहीं देखा होगा। अगर आप आज 2022 में 9th-10th में हो तो आपने डेफिनेटली पेजर नहीं देखा है। पेजर क्या होता था? एक ऐसा फोन जिससे सिर्फ और सिर्फ एसएमएस सेंड या रिसीव किया जा सकता था, ओनली एसएमएस के लिए फोन। अपने जमाने का काफी एडवांस्ड गैजेट था ये, आज तो कोई नहीं पूछता इसे। ये है क्या बोले तो फैक्स मशीन। आप कागज पे कुछ लिख दीजिए, टेलीफोन में डालिए, कागज यहाँ से जाएगा और ऊपर से निकल जाएगा लाइक अ प्रिंटर। लेकिन इस कागज में जो आपने लिखा ना, वो स्कैन हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, टेलीफोन के कनेक्शन से अगले फैक्स मशीन में जाता है और फिर वहां से प्रिंट होकर निकलता है। बिजनेस के लिए बड़ी काम की चीज है ये। फिर मोबाइल फोन के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोगों को हमारी जनरेशन से काफी ज्यादा पता है। वीडियो कॉलिंग वगैरह बहुत सारी चीजें, तो काफी रफ्तार से कम्युनिकेशन डेवलप हुआ है। तो अगर आप ज्यादा बात करना चाहें कम्युनिकेशन की, तो दो तरह का टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जब एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन जब एक इंसान एक साथ कई सारे लोगों से बात कर सकता है, उसे कहा जाता है मास कम्युनिकेशन। तो डिटेल में देखते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन को और मास कम्युनिकेशन को। तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पर्सनल कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन में ज्यादा नहीं जाएंगे, रुक जाते हैं यहाँ पे। दो तीन और स्लाइड्स थी, टाइम बचाने के लिए मैंने वो स्लाइड्स हटा दिया यहाँ से। इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक, ये दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। ऑब्वियसली हम एक बहुत बड़े कंट्री, वन ऑफ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, नेक्स्ट आफ्टर चाइना, एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नंबर 1। तो इतने ज्यादा लोग जब कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत डेंस नेटवर्क चाहिए हमें कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इंडियन पोस्ट दोनों चीजें हैंडल करता है, पर्सनल एज वेल एज पार्सल एज वेल एज पर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब मैं आपको लेटर भेज रहा हूँ तो ये भी पॉसिबल है, और हम पार्सल्स भेज रहे हैं तो वो भी मैनेज करता है वो। जितने भी चीजें पोस्ट के थ्रू भेजते हैं ना, पोस्ट ने उन चीजों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल, फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड प्रायोरिटी। इसमें क्या होते हैं, जनरली जो पर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं ना, जब इंसान एक दूसरे से, एक आपके रिलेटिव से करते हैं, आपके बॉसेस के साथ मेल भेज सकते हैं, जो भी है वो फर्स्ट क्लास में आता है। थोड़े से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं इसके लिए, वक्त पड़े ना तो पोस्ट इसके लिए एयरलिफ्ट भी करता है, एरोप्लेन से भी आपकी डाक पहुंचाता है फर्स्ट क्लास में। तभी तो फर्स्ट क्लास कहा गया ना। सेकंड क्लास हुआ है जिसको थोड़ा लेट पहुंचाए ना तब भी चलता है। इसमें क्या होता है, मान के चलो आपने एक नेशनल ज्योग्राफिक की एक मैगजीन सब्सक्राइब कर लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन को सब्सक्राइब कर लिया, और हर महीने वो मैगजीन आपके घर में आती है। आपने एक बार पैसे दे दिया मैगजीन वालों को, 12 महीने के, वो हर महीने में एक एक मैगजीन आपको भेजेंगे, तो वो सेकंड क्लास मानी जाएगी। और पोस्ट अगर 2-4 दिन चाहे तो डिले भी कर सकता है उसको। इसको एयरलिफ्ट नहीं किया जाता, इसको वाटर लैंड, मोस्टली लैंड पे, इट नीड्स वाटर पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेकंड क्लास में न्यूज़पेपर, अगर दूर से अगर न्यूज़पेपर आने जाए तो इसी माध्यम से, इसी मीडियम से आएंगे, सेकंड क्लास में माने जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लेटर्स भेजने पड़ते पोस्ट को, सॉर्टिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है उन लोगों के लिए। तो उन्होंने अपना काम आसान करने के लिए पोस्ट ने, उनका काम भी आसान होता है और हम एज अ कस्टमर हमें इफिशियंसी मिलती है। तो क्या किया उसने, पोस्ट ने, इंडिया पोस्ट ने, जितने भी मेल उनके पास आते हैं, जितने डाक उनके पास आते हैं, जो उनको अलग अलग जगह पहुंचाना होता है, उन्होंने उसके 6 चैनल्स बना दिए, 6 चैनल्स। अब पर्पस क्या है चैनल का, सॉर्टिंग, तुरंत सॉर्टिंग हो जाती है और कस्टमर्स को स्पीडी डिलीवरी मिलती है। तो क्या होते हैं चैनल्स, जैसे कि एक है राजधानी चैनल, तो पोस्ट बॉक्स का कलर होता है येलो। अब वो आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप किसी स्टेट की कैपिटल में होगे या इंडिया के कैपिटल में होगे। मैं मान के चलिए मैं मुंबई में हूँ और मुझे
दिल्ली में लेटर भेजना है, या फिर इलाहाबाद प्रयागराज में लेटर भेजना है, या कुछ बड़े कैपिटल में लेटर भेजना है, तो मेरे सामने दूसरे कलर के लेटर बॉक्स भी होंगे। लेकिन अगर मैंने इसमें डाला ना, तो इसमें से वही लेटर पढ़ेंगे जो दिल्ली जा रहे हैं, या दिल्ली से किसी स्टेट कैपिटल या कुछ बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में जा रहे हैं। तो छोटे मोटे एरिया के लेटर्स उसमें पढ़ेंगे नहीं। तो पोस्ट डिपार्टमेंट के लिए इसको छांटना आसान हो जाएगा। मुंबई जा रहे, दिल्ली जा रहे, कलकत्ता जा रहे, चेन्नई जा रहे, बैंगलोर जा रहे, दैट्स इट, आसानी से छप जाएगी। और कुछ स्टेट्स की कैपिटल होगी इसमें। दूसरा, मेट्रो चैनल। अगर आपको राजधानी में नहीं भेजना है, कैपिटल में नहीं भेजना है, ना इंडिया के कैपिटल में, ना स्टेट के कैपिटल में, लेकिन मेट्रो सिटीज में भेजना है, बड़े बड़े शहर, तो उसके लिए है ये ब्लू बॉक्स, ये वाला ब्लू बॉक्स इस तरह का, सिर्फ मेट्रो सिटीज के लिए। अगर आपने डाल भी दिया तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ये उठा के सही जगह पहुंचा देंगे। पर ऐसा करके आप आपका भी टाइम खराब कर रहे हो और पोस्ट डिपार्टमेंट को भी ट्रबल दे रहे हो। अगर आपका सिस्टम पता रहेगा तो आगे से जब आप लेटर पोस्ट करने जाओगे तो इसका इस्तेमाल करें। रेड वाला तो बिल्कुल नॉर्मल है, पूरे इंडिया में आपको रेड कलर ही बाय डिफॉल्ट मिलेगी। फिर है ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल मतलब लोकली अगर आपको भेजना है, आप ही देश में, मान के चलो आपके स्कूल को आपको कोई लेटर भेजना है, आप भी चंद्रपुर में रहते हो या जो भी आपका शहर है वहां रहते हो, और आपका स्कूल भी उसी शहर में है, तो आपका स्कूल एक ग्रीन बॉक्स में डालेगा ताकि वो आपको लोकली मिल जाए। फिर कुछ और ऐसे जिसमें पोस्ट पोस्ट बॉक्स नहीं होते, जिसमें इस तरह के पोस्ट बॉक्स नहीं होते। बिजनेस चैनल। बिजनेस चैनल मतलब मेरा कोई बिजनेस है, अब मुझे रोज कई सारे लेटर्स आते हैं, तो पोस्टमैन का दिन भर मेरे ऑफिस में आता रहेगा, मेरे फैक्ट्री में आता रहेगा, मुझे लेटर डिलीवर करने के लिए नहीं। तो मैं पोस्ट ऑफिस में ही एक पोस्ट बॉक्स खरीद लूंगा, किराए से ले लूंगा जो भी है। अब मेरे और जिनको भी मुझे लेटर भेजना है, मैं उनको अपना पोस्ट बॉक्स नंबर बता दूंगा, तो वो लोग सीधा एड्रेस लिखेंगे, मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस, पोस्ट बॉक्स नंबर सो एंड सो। तो पोस्ट ऑफिस वाले मेरे नाम से जितने भी लेटर आएंगे, पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट बॉक्स मैंने रेंट पे लिया है, सारे उसमें जमा कर देंगे। फिर मेरे ऑफिस का कोई बंदा वहां जाएगा, लॉक खोलेगा, और सारे शाम में एक पर्टिकुलर डिजिग्नेटेड टाइम पे सारे लेटर्स लेके आ जाएगा। ये होता है पोस्ट बॉक्स सिस्टम, इसे कहा जाता है बिजनेस चैनल। फिर दूसरा होता है बल्क मेल चैनल। जैसे टीवी वगैरह में पहले होते थे, आपके पेरेंट्स को पता होगा, टीवी में प्रोग्राम आता था, प्रोग्रामिंग के बाद क्वेश्चन पूछते थे, और जो भी उस क्वेश्चन का आंसर देते थे उसको वो इनाम देते थे। और ऐसे चैनल में कई सारे हजारों लेटर्स आते थे एक हफ्ते में या एक दिन में। तो वो होता है बल्क मेल चैनल। इनके एनवलप थोड़े महंगे मिलते हैं। फिर पीरियोडिकल चैनल, कोई सब्सक्राइबर मैगजीन वगैरह की जो बात की है वो इसमें आता है। जब तक मान के चलो कंपटीशन सक्सेस मैगजीन चलाता हूँ और मुझे 10,000 लोगों का मैगजीन भेजिए, पूरे इंडिया से 10,000 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं क्या करूंगा, 10,000 मैगजीन जमा करूंगा अपने शहर में। अगर मेरा हेडक्वार्टर पता नहीं कहाँ पे, हाँ तो दिल्ली में है, दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में जाके 10,000 कॉपी दे दूंगा, और हर कॉपी पे मैंने चिट चिपका के रखा है मेरे सब्सक्राइबर के एड्रेस की, वो खुद लेके पोस्ट ऑफिस वाले बाकी काम कर लेंगे। ठीक है, ये हो गए 6 चैनल्स। तो यहाँ पे हमारे कम्युनिकेशन के हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। अब हम आते हैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। अब टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में भी इंडिया का नेटवर्क बहुत बड़ा है। इसमें एक पुरानी पीपीटी में लिखा मैंने, 2/3 विलेजेस ऑफ एसटीडी फैसिलिटी। एसटीडी मतलब आप अपने शहर के बाहर बात कर सकते हो। मुझे लगता है अभी ये 2/3 के बदले आउट ऑफ हो गया है टोटल 100%। गाँव में तो पता नहीं, पर 100% बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ गाँव ऐसे हैं जो कि बहुत दूर दराज के हैं, और ज्यादातर गाँव में 2/3 से शायद 80-90% हो गया हो जिन गाँव में एसटीडी फैसिलिटी है। ये पता नहीं, शायद आप लोगों ने देखे नहीं देखे, पहले से येलो ऑफिसेस बने होते थे, लोग वहां जाते थे, कॉल करते थे। पर आज हर मोबाइल फोन में एसटीडी है और हर मोबाइल फोन में आईएसडी है। ये बेचारी ये बिजनेसेस तो खत्म होने पे आ गए। पता नहीं तुम लोगों ने इस तरह के लोकल कॉल करने, 1 रुपए का कॉइन डाल के कॉल किया जाता था, आपने से कितने इस्तेमाल किए पता नहीं। हमारा फोन ही आजकल हो गया है, ये भी आउटडेटेड सिस्टम हो गया है आज। इतने रफ्तार से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। देखो जस्ट 4-5 साल पहले मैंने जो 2-3 साल पहले जो मैंने पीपीटी बनाया था, 2-3 साल में वो पीपीटी कम्युनिकेशन के मामले में आउटडेटेड हो गई है। इतने रफ्तार से कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। चलो मास कम्युनिकेशन पे देखते हैं भी। हाँ, पोस्टल डिपार्टमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन करता है कि मास, दोनों आते हैं उसमें। जैसे कि बल्क मेल चैनल में मास कम्युनिकेशन हो गया, लेटर के मामले में पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। तो मास कम्युनिकेशन में जनरली इंटरटेनमेंट आती है, मूवीज आती हैं, या लोगों में अवेयरनेस वगैरह फैलाना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम के बारे में, वहां पे मास कम्युनिकेशन बहुत काम के आते हैं।
जैसे रेडियो आता है, टेलीविजन आता है, न्यूज़पेपर आता है, मैगज़ीन आते हैं, बुक्स आते हैं, मूवीज़ आते हैं। तो 2 का एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी। शायद आप लोग इसको सुनते नहीं होंगे, आपके पास एफएम रेडियो होगा ना, लेकिन आज भी 60% से ज़्यादा, 65% से ज़्यादा भारतीय लोग गाँव में रहते हैं और ये आकाशवाणी गाँव में पहुँचता है। इसको सुनने वाले अभी भी ज़्यादा हैं, किसी भी एफएम से, और ये दूरदर्शन को देखने वाले लोग आज भी बाकी चैनल को देखने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा है। अलग-अलग भाषाओं में इनके प्रोग्राम आते ही, जैसे ऑडियो होता है, ऑल इंडिया रेडियो ऑडियो, आप घर में रह के सुन सकते हो उसे। और इसको टेलीविज़न नेटवर्क दूरदर्शन, ये इंडिया के बड़े-बड़े सरकारी मीडियम्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है ये, और ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को सर्व करते हैं, इसलिए कई सारे लैंग्वेजेस में इनके काम चलते हैं। फिर न्यूज़पेपर, कई भाषा में न्यूज़पेपर छपते हैं, पीरियोडिकल्स छपते हैं। पीरियोडिकल मतलब कुछ डेली, कुछ वीकली, कुछ महीने में 2 बार, कुछ महीने में 1 बार, कुछ 2 महीने में 1 बार, तो इनकी पीरियोडिसी या फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो सकती है। मैगज़ीन भी बोलेंगे हम उसको। इंडिया में 100 से ज़्यादा भाषाओं में न्यूज़पेपर छपते हैं और सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर हिंदी में छपते हैं। उसके बाद नंबर आता है इंग्लिश का और उर्दू का। मूवीज़ बनाने में, ये करंट डेटा नहीं है, 2-3 साल पुराना डेटा है। इंडिया मूवीज़ बनाने में बहुत आगे है। अभी भी मुझे लगता है नंबर 1 पे ही होगा, एक साल में जितनी मूवीज़ बनती हैं, और दोनों तरह की मूवीज़, फुल लेंथ 3 घंटे की मूवी, आजकल तो 3 घंटे की मूवीज़ बहुत कम बनती है, ज़्यादातर मूवी डेढ़ 2 घंटे में हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ बड़ी-बड़ी मूवीज़ होती है। डेली तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2000 से ज़्यादा एपिसोड हो गए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जब मैंने लिया था, तब तो बंद हो गया था ये, मतलब 1800-1900 के आसपास के एपिसोड्स हैं। अब मूवीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई जिसका नाम है सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड, सेंसर बोर्ड इसको कहा जाता है। ये हो गया हमारा मास कम्युनिकेशन के बारे में। अब इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसमें कुछ की टर्म्स है, बहुत आसान सी चीजें है ये, और हम बिल्कुल आसानी से जाने वाले हैं इसमें। ट्रेड, ट्रेड की डेफिनेशन क्या है? व्यापार, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक जगह से सामान लाना, दूसरी जगह सामान पहुंचाना। मतलब मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां पे लोगों को शूज नहीं मिलते हैं, तो मैं क्या करूंगा, कहीं और जाऊंगा जहाँ पे ज्यादा शूज मिलते हैं, बल्क में शूज लाऊंगा और यहाँ लाके बेचूंगा। 100 रुपए में शूज खरीद रहा हूँ, यहाँ पे 110 में बेचूंगा, मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ ट्रेड। ओके, एक्सचेंज ऑफ गुड्स किसी में लोगों के बीच में हो सकता है, स्टेट के बीच में हो सकता है, और कंट्रीज के बीच में हो सकता है, उसे ट्रेड कहा जाता है। अब मार्केट, मार्केट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे व्यापार होता है, चीजों का खरीदी बिक्री होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। अब ये फिजिकल मार्केट भी हो सकता है, सब्जी मंडी हो सकती है, या फिर कोई मार्केट प्लेस जैसे अमेजोन, amazon.com, ये भी एक मार्केट प्लेस ही है, ये डिजिटल मार्केट प्लेस है, जहाँ पे चीजें खरीदी बेची जाती है, उसे कहा जाता है मार्केट। अब इंटरनेशनल ट्रेड, ऑब्वियसली नाम ही बताता है, वो ट्रेड जो दो देशों के बीच में होता है उसे कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये जमीन के रास्ते भी हो सकता है, पानी के रास्ते तो ऑब्वियसली इंडिया का 95% ट्रेड पानी के रास्ते ही होता है, और कुछ एयरवेज के थ्रू भी होता है। लोकल ट्रेड जो कि आपके शहर या ये 2-4 शहरों के बीच में होता है। स्टेट लेवल, महाराष्ट्र का माल गुजरात जा रहा है, गुजरात का माल यूपी जा रहा है, यूपी का फिर गुजरात, फिर गुजरात का महाराष्ट्र, ये जो राज्यों के बीच में होता है उसे कहा जाता है स्टेट लेवल ट्रेड। तो ये 3 तरह के ट्रेड। अभी ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका देश कितना अमीर है, आपके देश की इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये पता चलता है कि आपके देश का ट्रेड किस तरीके से चल रहा है। तो इट्स अ बैरोमीटर ऑफ देश के इकोनॉमी को समझने का एक बैरोमीटर है ये, देश की फाइनेंशियल कंडीशन को समझने का एक टेस्टिंग लिटमस टेस्ट किया जा सकता है ट्रेड को देख के। तो कुछ और आगे के पॉइंट्स देखते हैं। ट्रेड बैलेंस, देखो दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंट रह सके, जिसको टोटल अपने आप को दुनिया से बॉयकॉट नहीं कर सकता। आपके देश में बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी हैं जो दुनिया आपसे चाहती है, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी चीजें जो आपको चाहिए लेकिन आपके देश में नहीं है। तो यही रोल आता है ट्रेड का। तो आपको ट्रेड तो करना ही पड़ेगा, आप दुनिया में आइसोलेटेड लाइफ आज के जमाने में नहीं जी सकते, नहीं जी सकते तो ट्रेड करना ही पड़ेगा। तो कुछ चीजें आप दुनिया को बेचोगे, कुछ चीजें खरीदोगे, दोनों जरूरी है। इमेजिन करो कि आप दुनिया को कुछ भी बेच नहीं रहे हो, हर चीज सब चीज आप खरीद ही रहे हो, तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? खरीदे तो पेमेंट करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो पैसा आपको कमाना भी पड़ेगा। सेम हर फैमिली में ये होता है, हर फैमिली में कुछ फैमिली मेंबर्स, आपके मम्मी पापा मेहनत करते हैं, जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं और पैसा कमाते हैं, और जो पैसा आता है वो पैसा खर्च करते हैं परिवार की जरूरतों पे। तो सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए, और वही इनकम हम खर्च करते हैं हमारी लाइफ को आसान और कंफर्टेबल बनाने के लिए। तो बिजनेस में ये मतलब है।
देश माल बेचता है, पैसे कमाता है, उस कमाई हुए पैसे को और खर्च करता है वो माल खरीदने के लिए जो देश में नहीं है लेकिन जिसकी देश को जरूरत है। तो यहीं पे जब हम कितना माल बेचते हैं, कितना खरीदते हैं, जब इसकी बात करें ना तो ट्रेड बैलेंस आता है। आपके देश में कितना ट्रेड बैलेंस है? मान के चलो आपका देश 100 करोड़ का माल खरीद रहा है दुनिया भर में और 150 करोड़ का माल बेच रहा है या फिर 100 करोड़ का ही माल बेच रहा है, तो ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें आपको कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, नहीं आपको कोई नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, कभी भी नुकसान हो सकता है। हो सकता है आपका फिर इंपोर्ट बढ़ जाए, ट्रेड एक्सपोर्ट कम हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें ट्रेड बैलेंस नहीं चाहिए, ट्रेड का फेवरेबल बैलेंस चाहिए। मतलब अगर हम 100 करोड़ का माल इंडिया में मंगवा रहे हैं तो रफली 120, 130, 150 करोड़ का माल हमें दुनिया को बेचना चाहिए। और अगर हम 200 करोड़ का माल बेच रहे हैं, 100 करोड़ का माल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास हर साल 100 करोड़ का सरप्लस बनता चला जा रहा है और हमारा देश अमीर देश बनता चला जा रहा है। आज 9 दिसंबर 2022 की बात है, मैंने आज न्यूज पढ़ा है, यूएसए के किसी पॉलिटिशियन ने कहा है इंडिया पावर में हमारा एलाई नहीं बनने वाला। क्यों? बिकॉज कुछ सालों में इंडिया अपने आप में एक सुपर पावर बनने वाला है। ये बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए। तो ट्रेड का फेवरेबल बैलेंस, 100 रुपए का माल हम दुनिया से खरीद रहे हैं और 200 का माल दुनिया को बेच रहे हैं, ये हमारा फेवरेबल ट्रेड बैलेंस है। और अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस उसके उल्टा, हमें जरूरत है, मतलब हम दुनिया को माल बेच रहे हैं 200 रुपए का और खरीद रहे हैं 300 रुपए का माल खरीद रहे हैं। 100 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं हमारी जेब से। जितनी हमारी सेविंग है तब तक तो काम चल जाएगा, और जब हमारी सेविंग खत्म हो जाएंगी तो हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा जो हाल अभी है। इस अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस। तो इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं। दुनिया के जो बहुत सारे देश है, कुछ देश ऐसे हैं जिनका दूसरों के साथ नहीं जमता है, कुछ ऐसे देश है जिनके दूसरों का बहुत अच्छा जमता है। तो देश कंट्रीज क्या करते हैं, जिनके साथ हमारी टर्म्स अच्छे मैच होते हैं उनका एक ग्रुप बना लेते हैं और आपस में बिजनेस करने के लिए एक दूसरे को फैसिलिटीज देते हैं, कंसेशन देते हैं। तो ऐसे देशों के ग्रुप को कहा जाता है ट्रेडिंग ब्लॉक्स। तो दुनिया के टॉप 10 ट्रेडिंग ब्लॉक्स यहाँ पे एशियान, एपेक, ब्रिक्स, मर्कोसर, नाफ्टा, सीआईएस, यूरोपियन यूनियन, सार्क, आईओआर, एआरसी, ओमेसा। तो ये जो पिंक कलर में जो ट्रेड ब्लॉक्स है ना, वो उसमें इंडिया पार्ट है। जैसे कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इंडिया इसका पार्ट है। इंडिया का मैप यहाँ पे देख सकते हो, फ्लैग। उसी तरह ब्रिक्स, नाम कहाँ से आया ब्रिक्स? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन सबको मिला के आया ब्रिक्स। सिर्फ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये अगर इंडिया इसका पार्ट है। ऐसे कुछ और भी ट्रेड ब्लॉक्स हैं, इंडिया जिसका पार्ट है। इंडिया जितने ट्रेड ब्लॉक्स का पार्ट है, सारे के सारे ट्रेड ब्लॉक्स मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, जो कि पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए। अब हम दुनिया में बेचते क्या है? हम दुनिया को बेचते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी जो इंडिया से होती है। कुछ केमिकल्स हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और खाने पीने की चीजें भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन ने तो हमें फूड एक्सपोर्ट के मामले में लीडर बना दिया था। हम दुनिया से मंगवाते क्या है? पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्ट। याद रखो, हम अगर ज्यादा माल इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे देश को नुकसान हो रहा है। अगर आप फिजूल में पेट्रोल जलाते हो तो मत जलाओ पेट्रोल। अगर आप ऐसा कर रहे हो तब अपने देश के पैसों को बर्बाद कर रहे हो। जेम्स एंड ज्वेलरी, अननेसेसरी ज्वेलरी पे पैसे खर्च मत करो। केमिकल एंड केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इसका हम कुछ नहीं करते, ये हमारे लिए जरूरत है। कुछ बेस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी ज्यादा नहीं मंगाने चाहिए। आईफोन बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप आईफोन के बदले एंड्रॉइड फोन यूज करो तो कम पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है ना। हर एक फोन अगर आपने खरीद लिया, 3, 4, 5, 6 साल उसको इस्तेमाल करो, हर 1, 2 साल में उसको रिप्लेस मत करके नया मत लो। जितना आप नया लोगे उतना इंपोर्ट हो रहा है हमारे देश में। फिर कुछ मशीनरी जो रिक्वायरमेंट है और कुछ खाने पीने की चीजें, डोरिटोस वगैरह इंडिया के नहीं है लेकिन बाहर से इंडिया में आते हैं, ये चीजें हम इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं टूरिज्म में, ये हमारी लास्ट स्लाइड है आज की। विजिट्स ऑफ, यस ये हमारी लास्ट स्लाइड है। अब टूरिज्म, लोग घूमने फिरने जाते हैं, मजा आता है, अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है बहुत सारी चीजें, एंटरटेनमेंट होता है, हर कोई जाता है, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। लेकिन पिछले 20-30 सालों में इंडिया में ट्रेड काफी बढ़ा है। रफली 15 लाख, सॉरी 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 15 मिलियन, 1.5 करोड़ लोग ट्रेड में इन्वॉल्व, इंगेज है इंडिया में, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। इसके फायदे क्या है?
इससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है। हम इंडियन लोग पूरे इंडिया में घूमने जाते हैं, हमें हमारे देश के दूसरे लोगों को जानने, देखने, समझने में मदद मिलती है। प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट, हर एरिया में कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें मिलती है। राजस्थान में कुछ मिलते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट में, ये चीजें हम खरीदते हैं, तो जहां से खरीदते हैं उन लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। और हम अपना और दूसरों का कल्चर समझते हैं। जितना हम एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे, उतना दूसरों को समझेंगे, हमारे टर्म्स अच्छे रहेंगे और हमारे देश में पीस और शांति बनी रहेगी। अब लोग किन कारणों से ट्रैवल करते हैं? हेरिटेज टूरिज्म। हेरिटेज मतलब इतिहास में, हिस्ट्री में जिनको इंटरेस्ट होता है, पुराना कल्चर देख के, कल्चर बोला, रेड फोर्ट देख के आते हैं, लाल किला देख के आते हैं, मैसूर पैलेस देख के आते हैं, ये सब हेरिटेज टूरिज्म में आ जाएगा। इको टूरिज्म, जिनको कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नेचर में घूमना पसंद है, जंगलों में घूमना पसंद है, हिमालय के पहाड़ों में जाना पसंद है, ये इको टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म, रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं, माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं। एडवेंचर टूरिज्म। कल्चरल टूरिज्म, जैसे कि इंडिया के बाहर से बहुत सारे लोग, एक मूवी है यूट्यूब पे भी अवेलेबल है फ्री में, 80 घाट, लोग इंडिया आते हैं इंडिया का कल्चर समझने, इंडिया के रिलीजन को समझने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए, ये कल्चरल टूरिज्म का पार्ट है। मेडिकल टूरिज्म, एक मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, एक पाकिस्तानी लड़की होती है जो गूंगी होती है, उसका इलाज कराने के लिए शायद, या फिर दरगाह पे लाने के लिए वो पाकिस्तानी माँ अपनी पाकिस्तानी बेटी को इंडिया में लेके आती है। दैट इज मेडिकल। अगर वो इलाज के लिए होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर वो इलाज के लिए था तो मेडिकल टूरिज्म। बिजनेस टूरिज्म, ऑब्वियसली बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस में दुनिया भर में घूमते रहते हैं बिजनेस के लिए। ये सारे कुछ पर्पजेज हैं टूरिज्म के। बट देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलप टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में अभी भी इतना पोटेंशियल है कि अगर टूरिज्म को डेवलप किया जाए तो एरिया भी डेवलप होंगे, वहाँ के लोगों की कमाई होगी, एरिया रिच बनेंगे। हमें डेवलप करने के लिए बहुत जरूरत है। इवन जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, चंद्रपुर महाराष्ट्र का एक पार्ट है, यहाँ पे भी बहुत सारा टूरिज्म पोटेंशियल है जिसको डेवलप किया जा सकता है। और धीरे धीरे गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ गया भी है, चीजें डेवलप हो भी रही है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म फॉर दिस अपकमिंग इंडस्ट्री, और बहुत सारा कुछ करने की कोशिश की भी, जैसे मैंने अभी कहा। तो हम यहाँ पे आज रुक जाते हैं। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।